बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसफ भी, किसे वकील करें, किससे मनसफी चाहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तैयब अली गहरी बात के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया। हमने जमहूरी निज़ाम देखा, आमरीत देखी, ज़ियाउल हक का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी देखा, मगर मसाइल जूं के तू हैं। अब इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, मगर पाकिस्तान की 73 साल तारीख में महज 3 दफ़ा कोई सियासी जमात अपना 5 साल दौरे हुकूमत मुकम्मल कर सकी है। आखिर क्या वजह मालूम होती है? क्या सियासी जमातें अपना काम सही से सर अंजाम नहीं देती या दूसरी ताकतें इसकी जिम्मेदार हैं? क्या पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क कहलाने के लायक भी है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अलिशबा मुनीर, जिन्होंने बतौर एनालिस्ट हमें ज्वाइन किया है, साथ असलम जो आज रहनुमाई करेंगे आपके जमहूरी निज़ाम की, और इसी के बरक्स हमें ज्वाइन किया है बिस्मा आसिम ने, जो कि दिफा करेंगी अमरीत का। तो सवालों का आगाज़ मैं अलिशबा आपसे करना चाहूँगा। आखिर क्या फ़र्क है जमहूरियत और अमरीत में? इनके नफ़ा और नुकसान को मद्देनज़र रखते हुए इन पर ज़रा रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया तैयब अली, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। पहले तो बात हम कर लेते हैं कि हमने आमरीत और जमहूरियत के 3 से 4 दौर देखे। 3 हमने आमरीत के देखे, 4 हमने जमहूरियत के देखे। लेकिन इन सब हुकूमतों में हमारा सवाल अभी भी हम इसी सवाल पे रोशनी डालेंगे कि कौन-सा दौर हमारे लिए सबसे बेहतर रहा? कौन-सी हुकूमत हमारे लिए बेहतर है, जमहूरियत कि आमरीत? तो सबसे पहले हम आमरीत पे बात कर लेते हैं। आमरीत एक वन मैन आर्मी है, ठीक है? जिसमें एक ही बंदा पूरी दुनिया को रूल करता है, पूरी कंट्री को रूल करता है, हर चीज़ उसके अंडर आती है। आमरीत के पास एक इख्तियार होता है, एक फ़ोर्स होता है जो वो इम्प्लीमेंट कर सकता है पूरी कंट्री पे, और वो साथ के साथ सारी रिस्ट्रिक्शंस, सारे जो मामलात हैं, वो एक डिक्टेटरशिप जो एक बंदा या एक छोटा-सा ग्रुप सँभाल रहा होता है, वो उसके अंडर आता है। और उनके पास हर चीज़ का इख्तियार होता है, पॉलिटिकल पावर उनके पास होती है, और सारी सियासत ताकत हासिल करने के लिए वो हर चीज़, हर बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। और यही नहीं, जो किसी स्टेट में जहाँ इनकी पावर होती है या जहाँ इनके पास बहुत इख्तियार होता है, ये वहाँ पर अपने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है और आज़ादी और हकूक अपने उनसे छीन सकता है। साथ ही में अगर हम इनके फ़ायदों की बात कर लें, तो हमें पता लगता है कि अगर हम डिक्टेटरशिप पे चले जाते हैं, आमरीत में चले जाते हैं, तो इसमें जो क्राइम रेट है, वो बहुत कम हो जाता है। जो क्राइम रेट है, वो बहुत कम साबित हुआ पिछले दौर में, जब डिक्टेटरशिप थी, जब आमरीत थी। अच्छी और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखी, तेज़ी से हमने तरक्की देखी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स में आप चले जाएँ, इकोनॉमिक ग्राउंड्स में जाएँ, तो सबसे ज़्यादा तरक्की हमने देखी है आमरीत में। अगर हम उसके नुकसानात देख लें, तो नुकसानात आमरीत में हमें ये दिखाए देते हैं कि उनने जो अपनी पावर का है, उसका गलत इस्तेमाल भी किया है और किया जा सकता है, बिकॉज़ आमरीत में आपके पास बहुत से इख्तियार होते हैं। एक बंदा पूरी दुनिया पे काबू पा सकता है, और वो आमरीत में होते हुए वो हर चीज़ पे इख्तियार पा सकता है, और वो चाहे तो वो लोगों पे अपने रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट करता है जैसे कि, और वो उस ताकत का फिर गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। साथ ही साथ वो उसमें फेवरेटिज्म का भी हम एलिमेंट देख सकते हैं, साथ में नेपोटिज्म का भी एलिमेंट देख सकते हैं, और इनइक्वालिटी आ जाती है, मास किलिंग्स आ जाती हैं। अगर उनकी हुकूमत पे बात उठाई जाए या बात की जाए, तो उन लोगों को मार दिया जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें और बहुत से केसेस सामने आए हैं। अगर हम ऑन द अदर हैंड जमहूरियत की बात करें, तो जमहूरियत वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें स्टेट जो है वो एलिजिबल मेंबर्स या सारी पॉपुलेशन के पास वॉइस होती है कि पूरी दुनिया बात कर सकती है। हुकूमत जो है उसके पास इख्तियार है, जो हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बात कर सकते हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं, हम अपनी मर्जी से चल फिर सकते हैं, और हमारे पास बोलने की एक सलाहियत है, जो कि हमें आमरीत में नजर नहीं आती है। हमारे पास इसमें ये आता है कि हमें इक्वालिटी नज़र आ जाती है, जहाँ पर जो हमें अमरीत में नज़र नहीं आती है। जमहूरियत में हमारे पास बहुत से इख्तियार हैं, हुकूमत जो है हमें इख्तियार देती है कि जो कौम है वो बात कर सके, अपने हक के लिए बोल सके, और उनकी बातों को उनकी बातों पे अमल किया जाता है। अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है, अगर अच्छी नहीं लग रही है, तो हम उस पे बात उठा सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमें इस चीज़ से मसला है। जैसे कि हम नवाज शरीफ को हटाया गया, बेनज़ीर को हटाया गया, उस तरह से ज़िया और मुशर्रफ को हटाया नहीं जा सका, क्योंकि आमरीत थी। आमरीत में एक बंदे की आर्मी होती है और वो उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो इन दोनों को ही हम अब
ज़ेरे बहस रखेंगे और मैं आगे आपके साथ इसकी इकोनॉमी पे भी बात करूँगी और हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। साथ मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस तरह अभी अलिशबा ने बात की कि बोलने की आज़ादी हमें मिल जाती है, साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जमहूरियत ही एक वाहिद रास्ता है किसी मुल्क को तरक्की की राह में चलाने के लिए? जी तो ये बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए अपने शो में। जी। तो जैसा कि अलिशबा ने आपको बताया है, काफ़ी उन्होंने क्लियर कर दिया जमहूरियत को। मैं भी इसी को आगे लेके चलूँगा और आपसे बात करूँगा जमहूरियत के बारे में कि मेरे मतलब मुताबिक जमहूरियत ही वाहिद रास्ता है मुल्क को जो है आप तरक्की की राह पे चलाने के लिए। जी। क्योंकि हमने पूरी दुनिया के साथ मिल के चलना है, हम दुनिया से अलग नहीं चल सकते। अगर आप इस दुनिया में देखें, तो जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, 123 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी है। जी। वो डिक्टेटरशिप के ऊपर नहीं चल रहे। अगर आप डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो फिर यही है कि अगर एक डिक्टेटर आ जाता है और उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो वो तो खत्म है, उसको तो बोलने की कोई इजाजत नहीं है। अगर कोई बोलना चाहता है और उसके साथ क्या होना है फिर तो वो बोल के देख ले, जिस तरह के पिछले मतलब अदवार में आपने बिल्कुल देखा है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको एक मिसाल देके समझाना चाहूँ कि डेमोक्रेसी जो है डिक्टेटरशिप के मतलब किस तरह ऑपोजिट है, तो वो इस तरह है कि अर्जेंटीना अर्ली 90s के अंदर एक वेल सेटल्ड कंट्री था। जी। ठीक है, 11वां अमीर तरीन कंट्री था वो 1929 के अंदर। जी। ठीक है, फिर ऐसा क्या हुआ अर्जेंटीना के अंदर कि आज अर्जेंटीना के हालात आपके सामने कि अर्जेंटीना कितना पीछे चला गया। 11वां अमीर तरीन मुमालिक होने के बावजूद वो इतना नीचे किस तरह चला गया। उन्होंने जो है वो नेशनल क्राइसिस देखे और उसके बाद उन्होंने 6 मिलिट्री जो है वो कूप एक्सपीरियंस किए। ठीक है, उनकी डेट्स भी मेरे पास यहाँ मेंशन है, लेकिन टाइम जो है वो ज़ाया होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 6 मिलिट्री ग्रुप्स उन्होंने एक्सपीरियंस किए और उनके बाद वो इतना वो नीचे गए हैं कि आज तक वो जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के लिए स्ट्रगल ही कर रहे हैं। जी। लास्ट जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो 1976 में किया और अब 2021 चल रहा है एंड स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी आपको जो है वो देती है आजादी बोलने की, बात करने की, अपनी राय देने की। देखे ना, अब अगर एक डिक्टेटर है वो बैठा हुआ है और वो फैसले पे फैसला करी जा रहा है, ना तो उसको कोई पूछने वाला तो बड़ी दूर की बात है, उसके ऊपर तनकीद करने वाला भी कोई नहीं। ठीक है ना, अदालतें उनके अंडर, मीडिया चैनल्स उनके अंडर, हर चीज जो है वो उनके अंडर आ जाएंगी। तो किस तरह निजाम चलेगा कि वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे या गलत कर रहे हैं, उनको बोलने वाला पूछने वाला कोई नहीं है। डेमोक्रेसी में है कि अगर कोई हुकूमत आती है 5 साल के लिए, जितने भी साल के लिए, तो कम से कम उनको पूछने वाली, उन पे तनकीद करने वाले अवाम के नुमाइंदे, ऑपोजिशन तो वहां बैठी है कि हुकूमत ये काम सही कर रही है, अवाम के हक में कर रही है या गलत कर रही है। तो ऑपोजिशन बड़ा किरदार अदा करती है। डिक्टेटरशिप के अंदर आपके पास कोई ऑपोजिशन नहीं है। मेरा ख्याल है कि डिक्टेटरशिप को मैं समझा चुका हूं। ठीक है, बिस्मा इसी सवाल को मैं आपकी तरफ बढ़ाना चाहूंगा। बिस्मा, अभी साथ ने अर्ज किया कि डिक्टेटरशिप निजाम में, आमरियत में लोगों को बोलने की इजाजत नहीं होती, तनकीद करने की इजाजत नहीं होती, इसको आप किस तरह लेंगी? सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया तैयब अली मुझे अपने शो में बुलाने का। और दूसरी बात ये कि साथ ने जो बात की है, वो मैं उस बात से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं करती। सिर्फ़ बोलने की इजाज़त नहीं चाहिए होती किसी भी एक स्टेट को, आपको उसके साथ बाकी चीज़ों को भी देखते हुए चलना चाहिए। मुझे ये बताएँ कि डेमोक्रेसी में आखिर है क्या? आप आजकल जो हुक्मरानों के पीछे ज़ुबान चलाते घूम रहे हैं, वो भी एक किस्म का डिक्टेटर का ही रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो डेमोक्रेसी के अंदर है और वो डिक्टेटरशिप के अंदर है। फ़र्क यही एक छोटा-सा आता है, क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक बंदा, आप अपने एक प्राइम मिनिस्टर को ले लें, वो बोलता है उसके पीछे-पीछे हर कोई वही सब कुछ करता है, उसी चीज़ों के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर 7 मरीज़ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को इतनी सी भी तौफ़ीक नहीं हुई कि वो एक छोटा-सा भी ट्वीट कर दें उनकी इज़हारे हमदर्दी के अंदर। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ डिक्टेटरशिप। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओलिगार्की की भी थोड़ा-सा जो है वो शैडो नज़र आता है। हम अगर डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ वन मैन शो। आप कितनी कंट्रीज़ को देखें जहाँ पर डिक्टेटरशिप हुई है, वो लोगों ने आगे चल के बहुत तरक्की की है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी जब डिक्टेटरशिप का दौर आया, आपकी हमेशा, चाहे वो इकोनॉमिक रेट हो, आपकी वो एम्प्लॉयमेंट हो, आपकी वो बेशक जीडीपी ग्रोथ हो, वो हमेशा ही
हाई रेट पर गई है। जी। और अगर आप उसी चीज को कंपेयर करें डेमोक्रेसी के साथ, तो वो हर एरा के अंदर ही हमेशा डाउन रही है। कुछ जगह पे आपको ऊंचाई पे नजर आती होगी, लेकिन ज्यादातर वो हमेशा डाउन ही रही है। हम अगर यहाँ पर हम एज एग्जाम्पल चाइना को लें, तो चाइना वन मैन शो है। वहां पे क्या है, उन्होंने पूरी अपनी आवाम को गुर्बत से निकाल कर बाहर रख दी है। और वहां पे उन्होंने नई चीजें इजाद करनी शुरू की। हर चीज को उन्होंने सबसे पहले रखा है। अपनी आवाम को उन्होंने गुर्बत के अंदर नहीं ढकेला। वहां पे भी तो डिक्टेटरशिप भी चल रही है। जी। यहाँ पर एक काला बाग डैम तक भी तामीर किया गया, लोगों से फंड के नाम पे उसके पैसे मांगे गए, लेकिन कहाँ तामीर हुआ? अगर आज वो तामीर हो जाता तो यहाँ पर आवाम को कितनी ज्यादा सहूलियात का जो है वो फायदा होता। साथ मैं इसी सवाल को आपकी तरफ बढ़ाना चाहूंगा। बिस्मा तो कह रही हैं कि वो भी एक डिक्टेटरशिप ही होती है, कुछ जमहूरियत में भी वन मैन शो ही होता है, तो उसे आप किस तरह लेंगे? मेरे भाई तैयब साहब, आप खुद समझदार हैं कि मेरी बहन ने जो बात कर दी है वो मतलब खुद ही अपने बात के अंदर फंस गई है। जी। ठीक है, एक आदमी जो है, एक पॉलिटिशियन जो है, जी। जो डेमोक्रेसी की बेस के ऊपर उठ के ऊपर आता है, ठीक है, हुकूमत बना लेता है। आप कहते हैं जी एक बंदा इस मुल्क में हुकूमत बना ही नहीं सकता जब वो इदारों के साथ मिलता नहीं है। जी। ठीक है, वोट की तो यहाँ पे कोई वो मतलब हुक्कत ही नहीं है मेरे भाई। वोट पे कौन आता है यहाँ पे? आते ही एजेंसियों के थ्रू है, एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट डिक्टेटरशिप अंदर घुसेगी नहीं, पॉलिटिशियंस को तंग नहीं करेगी, जी। तब तक मेरा भाई किस तरह पॉलिटिक्स चलेगी? किसी को तो ये टिकने नहीं देते हैं। आप मुझे बता दें, ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि 75-74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो लियाकत अली खान के बाद कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका? क्या सारे ही चोर थे? क्या सारे ही करप्ट थे? या सबसे ही हुकूमत नहीं थी चल रही तो इनको हुकूमतें गिरानी पड़ती हैं आके? ऐसा क्या हो जाता है कि 3 साल बाद जो है एकदम से फौज जाग जाती है कि ओ ये तो बंदा ही सही नहीं है और इसको गिरा दो और मार्शल लॉ लगा दो? ये तो कोई तरीका नहीं। मेरी बहन का बस मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि आप जो है, आपने एक और पॉइंट दिया, एक और बात की कि सिर्फ बोलने को ही नहीं देखना होता। मेरी बहन, मार्शल लॉ जब लगता है ना, जब कोई डिक्टेटर आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ के आता है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन टूटता है ना तो आपकी आवाम की जो है हिफाजत भी उसके अंदर गारंटीड नहीं रहती, आपके बच्चों की तालीम भी उसके अंदर गारंटीड नहीं रहती, आप अपना कारोबार करना, आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना तक उसके अंदर गारंटीड नहीं रहती। आप किस तरह कह सकते हैं कि मतलब डिक्टेटरशिप में सिर्फ बोलना ही नहीं होता, बाकी चीजें भी देखनी होती हैं? तो इन चीजों पे भी जरा पहलू डालने, मतलब अपनी नजर डालें और इन चीजों को भी देखें, गौर करें। ठीक है, मैं अलिशबा सवाल मैं इस चीज पर कुछ कहना चाहूंगी। देखिए, इनकी बात जो है उससे मैं फिर बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं करती। अगर हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात ये कर ही रहे हैं, तो डेमोक्रेसी वाले लोगों ने कब आने का मौका दिया किसी और को आगे? वो तो यहाँ पे बिल्कुल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खेलने लगे हुए हैं कि एक ही पॉलिटिकल अरेना के अंदर सारे घुस गए हुए हैं और वो किसी और बंदे को आने का मौका नहीं दे रहे। जब तक कोई और नहीं आएगा तो उसकी एक्टिविटीज का, उसके अंदर कितनी सलाहियत है, उसका कैसे पता लगेगा? जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, तो सबसे पहले पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना हुआ था ना, बिल्कुल स्टार्ट में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो वो उसकी डिलेड कॉन्स्टिट्यूशन ही थी। पाकिस्तान एक बदनसीब मुल्क था जो कि 10 साल तक, मतलब कि 1 दहाई तक उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो नहीं मिली थी। हम इस काबिल ही नहीं थे कि हम अपने मुल्क को आजाद कहें कि वहां हम लोग गुलामी के बिना तब रह ही नहीं सकते थे। और तकरीबन 10 साल तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हमें चलाया गया है। 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, ठीक है। इट वाज नॉट अ फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस चीज का इशारा था कि आगे चल के जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे वो किस तरह से चलेंगे। और फिर हुआ क्या, 56 में हमें दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। 1958 के अंदर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको हमने खुद ही एब्रोगेट कर दिया। और फिर अगेन 1973 में हमने थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमने तो पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेबोरेटरी बनाकर रख दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान जो है, आपके जो लीडरशिप क्राइसिस है वो ठीक होने चाहिए। आपका हुक्मरानी जब तक ठीक नहीं होगा, आप यहाँ पर जितने भी डिक्टेटरशिप वाले, जितने भी डिक्टेटरशिप यहाँ पर आए थे हुक्मरान, आप उनको निकाल कर देख लें, उनके दौर को देख लें, तो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा ही की है। हाँ, हालांकि जियाउल हक के दौर को बहुत बदतरीन किस्म का दौर कहा जाता है, लेकिन अपने दौर के अंदर वो जो काम अच्छे करेंगी, आप उन चीजों के ऊपर भी नजर डालें। ठीक है,
अलिश भाई, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अलिश भाई, माजी के 73 सालों में जो दौर गुजरा है जमहूरियत और आमरीत का, उसमें ज़रा आप इकोनॉमी के लिहाज से थोड़ी नज़र मारें। जी शुक्रिया तैयब। मैं इकोनॉमी पे अगर हम बात करें हम अगर पिछले हम 75 सालों में देखें जितने दौर गुजरे हैं, आमरीत के दौर, जमहूरियत के दौर, अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो पहले हम जिक्र कर लेते हैं जो हमारे आमरीत के दौर गुजरे हैं, ज़ियाउल हक का और परवेज मुशर्रफ का। पहले हम ज़ियाउल हक पे ज़ेर बहस कर लेते हैं। पाकिस्तान की उस टाइम जो जीडीपी थी वो इंक्रीज हुई थी 154%, जबकि जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 6.5% थी। जबकि उनकी जो बिजली की प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई थी, जिसमें इजाफा हुआ वो 200% इजाफा हुआ। साथ ही साथ में जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 7% थी और 10 सालों में 13% नेगेटिव रेट गया उसका इन्फ्लेशन रेट का। महंगाई काफी हद तक कम की गई ज़ियाउल हक के दौर में, और साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो डिक्रीज हो गया 27%। ज़ियाउल हक के दौर में हमें बहुत सी फवाइद हासिल हुए हैं, हुकूमत को बहुत सी जीडीपी के लिहाज से और इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से और इन्फ्लेशन रेट में कम आने की लिहाज से, हर चीज से हमें ज़ियाउल हक के दौर में बहुत इजाफा हुआ है। वेराज अगर हम बात करें परवेज मुशर्रफ की पे, उनके दौर पे हम अगर ज़ेर बहस करें तो उनकी जीडीपी में बहुत इजाफा किया गया 120% से, जबकि उनकी जो बिजली में इजाफा हुआ वो 30% से हुआ, और जो उनकी इन्फ्लेशन रेट था वो हर साल इनके दौर में 7% तक रहा, जो कम होता रहा। अब इन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अगर उनसे पहले हमारा वो जो दौर गुजरा था वो पीएमएलएन का गुजरा था और उससे सिर्फ उन्हें 1% कम किया। अब हम बात करते हैं जमहूरियत के दौर पे। जमहूरियत के दौर पे अगर हम इकोनॉमी के लिहाज से बात करें, अगर हम ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करें जो डेमोक्रेटिक रूल था, जो जमहूरियत का जो दौर था वो था 1988 से 1990 तक, जो के दौर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बेनजीर भुट्टो का। बेनजीर के इस 2 साल दौर में ये जायजा लिया गया है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो डिक्लाइन हुई है, और 2% बाय द 2% डिक्लाइन हुई गई है, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी डिक्लाइन हुई थी उनकी 10% से। साथ ही साथ बिजली की जो पैदावार है उसमें इजाफा हुआ था 8%। साथ ही साथ महंगाई में इजाफा हुआ, और महंगाई इन 2 सालों में इजाफे के साथ 18% उसमें इजाफा हो गया बेनजीर के दौर में। साथ ही साथ हम अगर दूसरे हुकूमत के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि थी हुकूमत 1990 से 1993 तक, जो कि हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। 3 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या होता है यार, सॉरी आई फंबल। अच्छा, 3 साल में पीएमएलएन ने राज किया। 3 साल पाकिस्तान की जीडीपी में इजाफा हुआ 18.3% से। साथ ही साथ जबकि अगर उनकी एवरेज ग्रोथ रेट देखी जाए, जीडीपी ग्रोथ रेट देखी जाए, तो हर साल उसमें 4.3 इजाफा होता रहा। बिजली की पैदावार में 23% इजाफा हुआ, और साथ ही इन्फ्लेशन रेट में कमी आई 15.2% से, जिसकी वजह से जो उनकी इन्फ्लेशन की रेट थी उस दौर में उसका उन्हें बहुत अच्छी कारकर्दगी निभाई गई अपनी इन्फ्लेशन रेट में कमी लाकर 15% से। और पीएमएलएन ऐसी कारकर्दियां अक्सर अदा करता रहा है जो इन सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेकर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 5.1% रहा, जो कि पहली हमारी हुकूमत थी उससे बेहतर था, जिसकी हम पीपीपी की बात करें। तो अगर देखा जाए जीडीपी को, अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें तैयब, तो हमें नजर आता है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट था हमारे पास, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जिसमें डिक्रीज हुआ, जो कम होता गया, साथ ही जो बिजली की जो इन्फ्लेशन रेट, जो मतलब महंगाई का जो था उसमें भी कमी जो आई, साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो डिक्रीज हुई, वो सब हमें दिखा अमरीत के दौर में। लेकिन अगर हम देखें साथ साथ तो जो जमहूरियत के दौर थे उसमें भी पीएमएलएन ने बहुत सी कारकर्दियां दिखाई हैं और बहुत फायदा हुआ है। जी ठीक है। साथ मैं इसी सवाल को आपकी तरफ लेके आना चाहूंगा, जिस तरह भी रिश्वा ने कहा कि ऑन पेपर भी मालूम होता है कि डिक्टेटरशिप में के दौर में इकोनॉमी जो है उसकी बेहतर थी। क्या वजह इसकी आप समझते हैं? देखें तो ये भाई, आप अगर इनके टेन्योर्स देखें ना, ये डिक्टेटरशिप के टेन्योर्स आप देखें तो टोटल तकरीबन 30 इयर्स बनते हैं, और इन 30 सालों को रूल करने वाले बंदे कितने हैं?
सिर्फ 3, जी। जिनके हिस्से में अगर आप इनकी एवरेज निकालें तो 10-10 साल हर किसी के हिस्से में आते हैं। जी। ठीक है, लेकिन जब एक पॉलिटिशियन आता है ना, जी। पॉलिटिशियन को 2 साल बाद उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक। पॉलिटिशियन अभी आता है, पॉलिटिकल पार्टी अभी आती है, वो स्टैंड होती है, अभी 1-1.5 साल 2 साल उसको पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका गंद साफ करने में लगता है, और वो अभी आगे सोचता है कि मैंने क्या करना है, तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो मेरी जान, वो किस तरह जो है वो इसको इस मुल्क का इकोनॉमी रेट ऊपर उस्ताद, लेके जाएंगे, जीडीपी को आप ऊपर क्या लेके समझते जाएंगे। हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई एक जमहूरी मुल्क है? देखें, कहने की हद तक तो बिल्कुल ये जमहूरी पाकिस्तान ही है, जी। जमहूरियत के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन सिर्फ कहने की हद तक। जी। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर पाकिस्तान के इदारे जो हैं, जितने भी इदारे हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी है या एजेंसीज हैं या अस्करी क़यादत है, जितने भी इदारे हैं, अगर वो सब अपना अपना काम करें ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क को 5 साल से ज्यादा चाहिए ठीक। ऊपर जाने के लिए, तरक्की याफ्ता मुमालिकों में अपना नाम बनाने के लिए 5 साल से ज्यादा नहीं चाहिए, अगर हर इदारा अपना अपना काम करे। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि कोई भी इदारा अगर कोई काम करने लगता है, स्टैंड होने लगता है, तो दूसरा इदारा जो है वो आके उसकी टांग खींच देता है और उसको उठा के नीचे फेंक देता है और खुद ऊपर आ जाता है हाकिम बन के। तो मेरा तो सिर्फ यही आपसे गुजारिश है, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मेरी ये गुजारिश है कि डिक्टेटरशिप जो है, अगर आप डिक्टेटरशिप ही चाहते हैं तो फिर आप हिटलर का दौर चाहते हैं, इसका मतलब फिर आप यही चाहते हैं कि जो भी बोले उसको काट दो, उसको मार दो। डिक्टेटरशिप के हमने जितने भी दौर देखे हैं, हमने जुल्म ही देखे हैं। जी। हमने कभी नहीं देखा कि अवाम के साथ जो है वो बड़ी जो है उनके साथ रियायत की गई हो या कुछ इस तरह के मामला किए गए हो। हमने जब भी डिक्टेटरशिप में देखा है, अगर हमने डिक्टेटरशिप के अंदर कोई भी तजाद देखा है तो वो यही देखा है कि अवाम के साथ ज्यादती देखी गई है। अवाम खुशहाल नहीं है, अवाम क्योंकि अपनी मर्जी से तो चुन के नहीं लाती उनको, वो खुद जबरदस्ती उनके ऊपर हाकिम बन जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा मुल्क जो है वो इस नाम पे लिया गया था, इस बेस पे लिया गया था कि जिसका भी दिल करे अगर वो पावर में है तो वो मुंह उठा के हमारे ऊपर हाकिम लग जाए। ठीक है, बिस्मा में हमारा मुल्क जो है वो जमहूरी पर साथ अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से हमें बहुत फायदा दिया डिक्टेटरशिप ने, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हमें इतना फायदा हो रहा है इकोनॉमी के लिहाज से 10 साल? क्लियर किया है जी, मैंने अभी बात को क्लियर किया है कि 10-10 साल लिए उन्होंने इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। उन्होंने 2-2 साल के अंदर इकोनॉमी बेटर नहीं की, और दूसरे नंबर पे वो तो इकोनॉमी आपको किस तरह लगता ना है बेटर कि करते। जो जमहूरियत की दौर थे उसमें क्या हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई थी? किसकी दौड़ में? मैं समझा नहीं आपकी बात। जमहूरियत की दौर में आपको लगता है कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बेहतर हो गई थी? नहीं, मैंने कब कहा कि इकोनॉमी बेहतर होगी थी? मैं तो ये कह रहा हूं कि इकोनॉमी को बेहतर करने दिया ही नहीं जाता, ताकि अवाम कहीं ये ना सोच ले कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये जमहूरियत की बेस पे भी कुछ कर सकती हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि अगर आप देखें तो उनके 10-10 साल हैं, जो कि 3 बंदों ने रूल किया 30 साल मुल्क को, कोई छोटी बात नहीं है। 75 साल इस मुल्क को बने हुए हैं, तकरीबन 40% जो है इस मुल्क में से वो ले गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो 10-10 साल लगा के इसको ऊपर लेके आए। मैं बिस्मा की तरफ लेके जाना चाहूंगा। बिस्मा साद का कहना है कि जमहूरियत एक ऐसा पौधा है जिसको कभी बड़ा होने नहीं दिया गया, और आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरक्की में आखिर आमरीत का कितना हाथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं साद की इस बात के ऊपर आना चाहूँगी कि ये कहते हैं कि कभी भी जमहूरियत के दौर को पूरा ही नहीं करने दिया जाता। 2 साल या इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं पाता, इन्होंने 10-10 साल की है। तो भई जब आप लोगों की अपनी डेमोक्रेसी के अंदर ही बनती ही नहीं है, अब एक बंदा आपका यहाँ पे जीतता है, तो दूसरी वहाँ पे जो अपोज़िशन पार्टी रोना डाल देती है, हाय धांधली हो गई हमारे साथ, ये हो गया, वो हो गया। ऑपोजिशन तो मेरी वो तो बहन रोना ठीक है। डालेगी। अपने ऑपोजिशन का तो अपने काम है आप के तनकीद जब करना, अपने बीच आप में उनको बनती है तनकीद तो करने आप दें। दूसरों को अब वो आप आपके दूसरों को पास फिर तो क्यों आके बातें नहीं कर रोते, रहे हैं डिक्टेटरशिप साथ को? वो साथ मैं ये आपको तो डिक्टेटर्स के पहले पास तो आके तो नहीं रोते साथ ना मेरी है बहन, कि साथ हमें ये इंसाफ ये दिलाएं। पॉइंट आपका। अभी वो जरा मैं आप बिस्मा से लोग बिस्मा की राय रोना डालकर ये करना शुरू कर देते हैं कि अवाम को भी फिर इस तरह फील होता है कि शायद हमारे साथ भी धोखा हो रहा है, हर चीज के ऊपर धांधली हुई है। अवाम ने फिर इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी अग्री नहीं करती है। अब जैसे नवाज शरीफ का दौर था, उसके अंदर इमरान खान ने रोला डाली रखा कि इस्तीफा दो, उसको उसका टेन्योर पूरा करने नहीं दिया। अब जब इमरान खान आया तो यहाँ पे बाकी पार्टीज आ गई है रोला डालने के लिए। तो जब आप लोगों की खुद की डेमोक्रेसी के बीच में नहीं बनती तो आप डिक्टेटरशिप के ऊपर बात ही क्यों कर रहे हैं? डिक्टेटर्स जब आए उन्होंने अच्छा ही सब कुछ सोचा, उन्होंने इस तरह करके नहीं गए। और ये जो डेमोक्रेसी के अंदर जब आप लोगों की खुद की नहीं बन रही तो
ऑब्वियसली इट्स पर यूजलेस। बिस्मा, आपको नहीं लगता डिक्टेटरशिप में हमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ा? मुल्क जो कौम है उसको बोलने का मौका ही ना दिया जाए, तो वो डिक्टेटरशिप कैसे आती अपने है, इज़ारे डिक्टेटरशिप तभी आती है जब आपकी जमहूरियत नहीं कुछ कर पा रही होती। अभी भी कुछ अरसा पहले अगर तक कौम को यही सब बोलने का होने मौका लगा ही ना था, दिया जाए तो कैसे तो वो वो बताएगी डेमोक्रेसी कि में भी नहीं दिया क्या जा रहा। उसके साथ हो डेमोक्रेसी क्या में भी रहा है? आज भी आवाम रो रही है बोलने के लिए, अब आज भी आवाम को मौका नहीं दिया जा रहा, तो कब तक आखिर ये सब चलेगा? आवाम बोलना चाहती है तो वो डिक्टेटरशिप में डेमोक्रेसी में फर्क ही क्या है? अभी भी आवाम चाहती है कि वो बोले, लेकिन उनको अब भी मौका नहीं दिया जा रहा। अभी भी कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने दावे किए थे आपकी डेमोक्रेसी वालों ने भी, हुआ कुछ नहीं हुआ ना। तो ऑब्वियसली ये चीज बिल्कुल यूजलेस है। डिक्टेटरशिप जब भी आई है तो उसने कुछ ना कुछ मुल्क का फायदा ही सोचा है, हमेशा उसने मुल्क के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म किया। आप मुशर्रफ के दौर को ठीक देख है लें, बिस्मा, जब मैं जब आपकी इस बात को मैं थोड़ी ब्रेक के बाद जारी रखूंगा, तो हमारे साथ रहिएगा। तो मैं अगला सवाल साथ आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह बिस्मा ने भी अर्ज किया कि सियासी जमातें जो हैं खुद एक दूसरे की टांग खींचती हैं, इसमें जो डिक्टेटरशिप है अपना किरदार अदा नहीं करती, उनकी कोई गलती नहीं है, वो दूध की धुली हुई है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, डिक्टेटरशिप अगर किरदार अदा नहीं करती तो ना करे। एक पॉलिटिकल पार्टी आई है, वो काम नहीं सही कर रही, ऑपोजिशन उसकी टांग खींचेगी, यही तो डेमोक्रेसी का हुस्न है। जी जी डिक्टेटरशिप के अंदर तो आप किसी की टांग खींचना तो बड़ी दूर की बात, किसी की तरफ आंखें उठा के भी नहीं देख सकते। जी ठीक है, मैं इसी बात को तो अपने, इसीलिए तो मैं डेमोक्रेसी को डिफेंड कर रहा हूं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आके काम अच्छा नहीं करती और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम अच्छा काम करेंगे और अवाम उसके साथ है, तो उनको भाई डालने दें शोर, ठीक है। उनको टांगे खींचने दें। वो आपस में टांगे खींच रहे हैं, जो मर्जी करें। आपका काम ही क्या बनता है कि आप इस टॉपिक को डिस्कस भी करें कि वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। टांगे खींचने से क्या हो रहा है? इस मुल्क का तो नुकसान नहीं हो रहा। मुल्क का नुकसान तो तब होता है जब आप सरहदें छोड़ के जो है वो आगे वज़ीर-ए-आज़म हाउसों में बैठ जाते हैं। नहीं, आप यहाँ पाकिस्तान पर की ये सियासत पहले को कह इसने रहे इन्फ्लुएंस थे, किया है। जिस तैयब तरह मैं नवाज 1 शरीफ मिनट ने यहाँ पर ऐड बेनज़ीर करना भुट्टो की टांग चाहूंगी खींची, पहले। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ वही किया। अब भी वही कुछ चल रहा है। तो क्या पीडीएम का जो आप आजकल जो मौजूदा उसके हालात अंदर चल भी रहे हैं? मेरा भाई डिक्टेटरशिप इन्वॉल्व होती है। अच्छा, डिक्टेटरशिप बिल्कुल इन्वॉल्व होती है। देखें, अब साथ इस इतना बात को बड़ा जरा धरना वाज़ेह कर दें इमरान, किस तरह इन्वॉल्व होती है। मैं बताता हूं आपको। अब आप देखें कितना बड़ा धरना इमरान खान ने 3 माह डी चौक में किया। क्या डी चौक में धरना करना एक ऐसी पार्टी के लिए जो अभी उभर रही है, जी जो अभी अपना मौकफ दे रही है, जी जिसने कभी पहले हुकूमत नहीं की, जी उसका डी चौक के अंदर जाके, रेड जोन के अंदर जाके 3 महीने बैठना, जी क्या वो किसी एजेंसी या किसी बड़े इदारे की सपोर्ट के बगैर मुमकिन है? मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या वो किसी इदारे की सपोर्ट के बगैर मुमकिन है? क्या मौजूदा हुकूमत उनको इजाजत देगी कि आप जाके डी चौक में भाई धरना कर लो, बेड़ा गर्क कर दो रेड जोन का? ठीक है। बिस्मा, मैं इस सवाल को आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। वो तो कह रहे हैं कि ये किसी बड़ी ताकत के अलावा कोई और कर नहीं सकता, इसमें जरूर उनकी जो है मुदाखलत होती है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखें, अभी डिक्टेटरशिप थोड़ी चल रही है, चली सारी डेमोक्रेसी रही है। मैंने तो आपको पहले कहा है कि ये डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी कर रहे हैं, ये हर चीज खुद ब खुद ही कर रहे हैं। डिक्टेटर ही बनकर बैठे हुए हैं, नाम सिर्फ डेमोक्रेसी के कि लोगों से वोट लेकर जीत गए हैं जी और आगे चलकर बैठ गए। अब जी इन्होंने जी इसी बात को बोला कि नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा एक दूसरे की टांग क्यों खींचे, ये क्यों करे। तो भाई आप ही पहले बोला है कि कहीं पे भी टिन्योर पूरा होने ही नहीं देते, तो टिन्योर आप ही के लोग तो पूरा नहीं होने देते ना। आप ठीक है फिर डिक्टेटरशिप को उस पे ब्लेम कर ही नहीं सकते ठीक है हैं। 2-2 साल, मैंने वही 3-3 तो साल बाद बात आपकी की है बंदे कि बात झंडे यहाँ पर लेके आप बैठ लोग कर जाते रहे हैं। ठीक है। मैं अलिशबा आपकी तरफ ही आ डेमोक्रेट रहा था। अलिशबा, मैं इसी सवाल को आपकी तरफ लाऊंगा। जमहूरियत में आपके पास इख्तियार है कि अगर आपको अपना सरबराह पसंद नहीं है तो आप वोट्स देके उसको बदल सकते हो। अलिशबा लेकिन अलिशबा अगर हम अलिशबा इस पे अमरीयत में आपकी देखें तो हमारे पास मैं अमरीयत में आपकी राय इख्तियार ही मैं नहीं है। माजरत आपको काटा हूं अलिशबा, आपकी मैं राय जानना चाहूंगा। अभी जिस तरह अभी साद ने कहा कि इसमें बड़ी ताकतों का बहुत मुदाखलत होती है, जिस तरह बिस्मा ने काउंटर करके ये कहा कि इसमें जमात एक दूसरे की टांग खींचती है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? जी, बात अगर आप आमरीत पे कर रहे हैं, जमहूरियत पे कर रहे हैं, जमहूरियत जी के पास इख्तियार है, आमरीत के पास इख्तियार है, इसी पे बहस करते करते दोनों ही आपस में मर मिट जाएंगे। लेकिन जी हमारी बात यही है कि हमें कौम के लिए आवाज बनना है।
कौम को अगर आप इख्तियार ही नहीं दे रहे हो, जहां पर जो लोग रह रहे हैं और जो वहां पर जितने भी लोग सिटीजन्स हैं उनके पास इख्तियार ही नहीं है बोलने का, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आप एक आमरीत को आप इतना सपोर्ट करी जा रहे हो? क्या चलो ठीक है, आप कह रहे हो आमरीत अच्छी है, आपके लिए इकोनॉमी के लिए बेहतर है, इकोनॉमी को आपको आप इकोनॉमी को देख के, आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख के आप कह रहे हो ठीक है अच्छी है, लेकिन अगर हम बात करें जमहूरियत की, तो जमहूरियत में इंसानों के पास पूरा इख्तियार है कि वो आवाज उठा सकती है और वोट्स देके अपना सरबराह बदल सकती है, लेकिन हमारे पास अमरीत में ये इख्तियार नहीं है। ठीक है, अमरीत तो में आप कैसे अलिशबा, बदल सकते ठीक है, हो? मैं अलिशबा इस सवाल को मैं कंटिन्यू इस चीज करूंगा। में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जी 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 बिस्मा। देखिए, डिक्टेटरशिप के अंदर जाहिर सी बात है, अवाम को हर चीज मिल रही है, अवाम बोलना भी चाहे तो वो अगर उन्हें इजाजत नहीं भी मिलती तो उनकी हर चीज पूरी हो रही है, आपकी क्यों इकोनॉमी इजाजत के लिए नहीं हर मिलती चीज मेरी पूरी हो रही बहन? है। साथ मेरा साथ मैं सवाल आपकी है कि तरफ क्यों आऊंगा, साथ इजाजत मुझे नहीं जरा मिलती? बोलने का मौका अगर आप दें। नॉर्थ कोरिया को देख लें, अगर अलिशबा आप अलिशबा नॉर्थ कोरिया अलिशबा को अगर देख आप लें, मुझको बात वहां करने का पर मौका देंगे तो मैंने मैं भी अपनी डिक्टेटरशिप आप बात लोगों करूंगा की जरूर। बात सुनी, वहां अब पर अगर आप लोग भी सुन ले तो अच्छा नहीं। जी जी बिस्मा, आप प्लीज अपनी अगर बात को जारी रखिए। जी, तो आप इसी चीज को बोल रहे हैं कि जी इजाजत नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती। यार, जब हर चीज आपको एक डिक्टेटरशिप के अंदर पूरी मिल रही है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो रही है, आपका इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल ठीक हो रहा है, आपके पास हर चीज आ रही है, अवाम तब बोले ना बोले तो उससे क्या फर्क पड़ता है अकॉर्डिंग टू यू कि अवाम नहीं बोल पाती? डिक्टेटर्स आते ही इसीलिए है जब आपकी जमहूरियत ही नहीं ठीक से काम कर पाती, वरना डिक्टेटर्स भी क्यों लेकिन आए? लेकिन बिस्मा यहाँ पे फिर वो साथ वाली डिक्टेटर्स की बात मैं एक आपसे करना चाहूंगा अगर मैं कि यहाँ पर जमहूरियत एक कहूँ ऐसा पौधा है कि जिसमें कभी एक बड़ा मुल्क होने है नहीं दिया नॉर्थ जाता, कोरिया, किस तरह आप जज एक करेंगे मुल्क है, उसको? मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, एक मुल्क है नॉर्थ कोरिया जहां पर चलती ही सिर्फ डिक्टेटरशिप है और अरसा दराज से चलती आ रही है, लेकिन उस मुल्क के लोग अपनी आवाज उठा ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ पहन सकें, कुछ बोल सकें, और उनके जितने भी हैं उन लोगों ने अपने जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज की हैं। जी अगर आपके जो जहां पर आप लोगों के लिए आप अपनी आप इकोनॉमी बेहतर कर रहे हो, आप सब कुछ बेहतर ठीक करो, है। वहां पर आपको नहीं लगता कि मुल्क के पास भी इख्तियार होना चाहिए, मुल्क के लोगों के पास इख्तियार होना चाहिए, कौम के पास हर इख्तियार जगह होना पे चाहिए कि वो बोल डिक्टेटरशिप भी सके? एक जैसी नहीं है ना। आप यहाँ पे चाइना की एग्जांपल ले लें, चाइना ने अपने मुल्क से गुर्बत निकाल कर बिल्कुल फेंक दी है। वहां पे एक एक बंदे को देखें, कोई बंदा भी गुर्बत के अंदर मुब्तला नहीं लेकिन होगा। लेकिन चाइना एक लेकिन बिस्मा नई वहां पे एक नई डिक्टेटरशिप सुपर नहीं है। पावर के साथ आगे आ रहा है, वहां पे भी वन मैन शो चल रहा है। इस तरह की वहां पर कोई चीज नहीं हो रही। यूएस वन मैन जैसी शो जो लोग यूएस जैसी पाकिस्तान के चाइना दौर में भी जैसी कर चुके हैं वो बहुत अच्छा कर चुके हैं। तरक्की हालांकि याफ्ता सौ बातें कौमें कही सारी जाती हैं। जमहूरियत पर हैं, अलिशबा, तरक्की याफ्ता मैं कौमें आपकी सारी। बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह देखती हैं? आप बतौर सीनियर एनालिस्ट किस निजाम को पाकिस्तान के हक में बेहतर समझती हैं? अगर हम 2007 में चले जाएं तो वो सबसे एक स्ट्रगलिंग ईयर था, जी ठीक है, और अगर हम पुराने 6 सदियों को देख लें तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट है वो 5% है, जी ठीक है, और साथ में अगर हम 1960 से लेके 1980 के दौर में अगर हम चले जाते हैं, उस टाइम स्पैन में अगर आप चले जाएं, तो पाकिस्तान ने साउथ एशिया से ज्यादा ग्रो किया, जी ठीक है, 2% ज्यादा ग्रो किया उससे, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल इंटरफेरेंस की वजह से जो ग्रोथ है वो इफेक्ट हो रही है जमहूरियत में। अगर ये फ्लॉज देख रहे हैं, अगर जमहूरियत के चले हम फ्लॉज पे बात कर लेते हैं कि जमहूरियत के ये फ्लॉज थे कि उसकी वजह से जो पॉलिटिकल सोशल इंटरफेरेंस थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत ही इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उन पे बहुत इफेक्ट हुआ, हमें बहुत ही नुकसान उठाने पड़े इकोनॉमी के लिहाज से। लेकिन वेयर एज अगर हम बात करते हैं कि हम अमरीत की अगर साइड ले लेते हैं, चले अमरीत पे हम चले कहते हैं हम अमरीत बेहतर है, तो लेकिन अमरीत पे अलिशबा हमारे अलिशबा, पास आप यहाँ बोलने पे का अर्ज हक कर ही रही नहीं है। हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स हुई है वो जमहूरियत की वजह से हुई है? जी, इकोनॉमी कोलैप्स हुई है क्योंकि जमहूरियत, अब एक बंदा है, एक सरबर है, ठीक है, वो एक वन मैन आर्मी है, आप अमरीत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जी एक बंदा है वो पूरे एक मुल्क का निजाम चला रहा है, वो एक बंदे के इख्तियार में है, वो इकोनॉमी को भी लेके चलेगा, वो हर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, इलेक्ट्रिसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उन सब चीजों को देख के चलेगा। जी लेकिन जब आप बात कर रहे हैं जमहूरियत की, तो जी जमहूरियत में एक बंदे का डिसीजन नहीं होता है, ठीक बहुत से लोगों के डिसीजन होते हैं, और एक बंदे की गलती के गलत डिसीजन की वजह से, गलत स्टेप की वजह से पूरी जमहूरियत खराब हो जाती है, पूरा मुल्क का निजाम खराब होता है, ग्रोथ पूरी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना ठीक पड़ता है, है। हम इसी दोनों में इसी देखें बात अगर, को जी 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 अलिशबा। जी, अगर अब बात अब अमरीत की कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमें बहुत सी
चीजें फेस करनी पड़ी, जैसे ज़िया के दौर था उसमें इस्लामाइजेशन आ गई, जिसमें हमारे पर इतने स्ट्रिक्ट हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, हम पे इतनी चीजें इम्पोज हुई गई। बहुत से लोगों ने कहा कि यार वो दौर अच्छा नहीं था, वो दौर पे हम पे बहुत इम्प्लीमेंटेशंस लगाई गई, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत बहुत हमें देखना पड़ा। ठीक है, वेयर एज अगर देखें तो, लेकिन हमें इकोनॉमी की ग्रोथ के लिहाज से हमें बहुत फायदा हुआ मुशर्रफ और उसके दौर ज़िया के दौर में। लेकिन अगर आप जमहूरियत में भी बात करें तो जमहूरियत में इंसानों के पास राय है, वो दे सकते हैं, कौम बोल सकती है, कौम हटा सकती है, वोट दे के उनके पास इख्तियार है कि वो चाहते हैं कि अच्छा बंदा हो, ये बंदा होना चाहिए, अब ये बंदा इलेक्ट करके हमें ये रखना चाहिए। हर चीज आमरीत पे नहीं टिकी रह सकती है, जमहूरियत पे नहीं टिकी रह सकती। लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क है, उसमें लोगों के पास राय होनी चाहिए, लोग राय दें अपनी, और डेमोक्रेसी के तहत अपने मुल्क को हम चलाएं। अगर क्योंकि हमने बहुत सी मुश्किलात आगे भी देख ली हैं और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस में बाउंड रह चुके हैं, तो कौम के पास आवाज होनी चाहिए, कौम के पास इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी आवाज उठा सकें और अपनी मर्जी से एक हेड जो है उसको चला सकें ये दुनिया। ठीक है। साथ जिस तरह अभी अलिशबा ने अर्ज किया कि डेमोक्रेसी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम आखिर किस तरह बेहतर किया जाए, और आप इसके सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे जो उन्होंने एक एजुकेशन लगाई है इन्होंने जो डेमोक्रेसी पे। देखें, इकोनॉमी तो नो डाउट उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हुई है जमहूरियत के दौर में, लेकिन वो किस तरह हुई है, मेरा फिर सवाल बात वही है कि वो कहती हैं कि जमहूरियत जब आती है तो आपकी जो है वो जीडीपी या इकोनॉमी रेट नीचे जाता है, लेकिन जब जमहूरियत जब आती है ना मेरे भाई, तो पीछे से उसके कोई और कुव्वतें भी आ जाती हैं जमहूरियत को नीचे लाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। जब एक बंदे को आप काम करने ही नहीं देंगे, काम करने दिया ही नहीं जाएगा, उसके टांगे अड़ाई जाएंगी, तो जाहिर सी बात है वो बंदा काम कर नहीं सकेगा। और दूसरा आपने मेरे से सवाल करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में ज्यादा कर्जे भी जमहूरी ही दौर पे लिए गए हैं, क्या वजह इसकी आप समझते हैं? अब आपने कर्जों की बात कर दी, अब ये एक और लंबा जो है वो टॉपिक खुल जाएगा। आपके मुल्क का 75% से लेके 85% तक बजट कौन खा रहा है इस टाइम? आपकी अस्करी की आदत खा रही है। आपकी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है सड़क बनाने के लिए, आपकी गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा नहीं है, गरीबों को रिबेट देने के लिए पैसा नहीं है, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज लाइन ट्रेन, इनके अंदर किराए बढ़ा दिए गए हैं कि हम रिबेट नहीं दे सकते, हम अवाम को पैसा नहीं दे सकते, अवाम ही इसका पूरा खर्चा उठाए, ऐसे ही है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आर्मी के सारे काम चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के सारे काम चल रहे हैं, उनके जो है वो कारोबार भी चल रहे हैं। मेरा सवाल है कि एक जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी फौज है, अस्करी की आदत है, उसका कारोबार के साथ लेना देना क्या है? वो कारोबार में आती क्यों है? क्या ये हमारे मुल्क का लॉ है कि हमारे मुल्क की जो है अस्करी क़यादत जो है वो कारोबार कर सकती है? आप ये तो बहुत जल्दी कह देते हैं कि हमारे जो वजीर आजम है उनका किसी दूसरे मुल्क में हकामा नहीं होना चाहिए, वो कहीं और नौकरी नहीं करते होने चाहिए, तो क्या आपको अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या बड़े बड़े जर्नैल नहीं नजर आते? मैं फिर वही पॉइंट उठाऊंगा पिछला अपना, कि मुझे बताएं कि इनको बहुत मोहब्बत है ना मुल्क से, मर मिटने के लिए जो है वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए जाते हैं, तो कौन सा ऐसा जर्नैल है जो रिटायर होने के बाद आपके मुल्क में बैठा हुआ? कोई यूके में, कोई लंदन में, कोई दुबई में याशियां कर रहे हैं, यहां से करोड़ों अरबों रुपए की करप्शनें करके, कारोबार करके, तो बाहर जाके वो लोग याशियां कर रहे हैं। पकड़ा कौन जाता है एंड पे आके? जमहूरी निजाम को बचाने वाला, जमहूरी निजाम को चलाने वाला, पकड़ा वो जाता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नाज़रीन, हम इस शो का इख्तिताम करते हैं और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने शो में शिरकत की। सैयद, मैं आखिर पे एक बात ऐड करना चाहूंगी, जी। और वो बात सिर्फ मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी। इन्होंने जो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट बोला है, तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि a strong dictatorship is better than weak democracy, and that's all. ये मेरा all over the point है। ठीक है। अब हम इस शो का इख्तिताम करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। And I want to add one thing more. मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, इन्हीं की बात पे मैं आगे बढ़ना चाहिए। डेमोक्रेसी is the best revenge.
साथ आप आपने कुछ किया? ने अगर रिवेंज लेना है तो आप डेमोक्रेसी कर सकते हैं, और इस मुल्क का निज़ाम अगर चलना है, और जैसा कि पाकिस्तान जमहूरी निज़ाम ही चल सकता है, और कोई आई डोंट थिंक कि चल सकता है किसी देखिए, और अब मेरी तरीके से। दोनों बहनों ने कुछ ना कुछ बोल दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जी, मैं बिल्कुल, जो हूँ बिल्कुल कुछ साहब, मैं बोलूँ। तो मुंतज़िर हूँ आपके जवाब का। मैं जो हूँ बड़ी खूबसूरत बात करूँगा हमारे दीन के लिहाज से। जी, देखें, इस्लाम जब आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं, तो वही के अलावा जो उन पे वही होती थी, वो फैसला होता था। लेकिन वही के अलावा जो भी बात होती थी, जो भी चीज़ होती थी, वो होती मुशावरत से होती थी। जी, मशवरे लिए जाते थे, असहाबा कराम से मशवरे लिए जाते थे, फिर बैठ के एक मुश्तरका राय बनाई जाती थी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाता था। ठीक है मेरे भाई? जी, तो वन मैन शो का तो हमें हमारा दीन भी नहीं दर्श देता, जी, और ना ही ये दुनिया में कोई इस तरह चल सकता है वन मैन शो करके। एक आदमी, अगर आप कहें ना कि वन मैन शो करना है या एक के पास ही सारी ताकत हो, तो वो अल्लाह ही है। बेशक। इंसान दुनिया के अंदर रह के अकेला जो है वो नहीं कुछ कर सकता। साथ ये तो पाकिस्तान अल्लाह क्लेम पे ताला भी ने, है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। जी बिल्कुल। ठीक है, हम इसी के साथ शो का इख्तिताम करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक बार फिर से अपने शो में शिरकत की। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो हो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।